जिस तरीके से विकास का पहिया वो पटरी पर लेके आए थे, गिर गया था जो, तो मुझे लगता है कि पुष्कर धामी को अगर उन्होंने धाकड़ बल्लेबाज बताया है अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें कोई जो कांग्रेस ने अपने बहुत बड़ा समय जो संगठन को मजबूत करने में व्यतीत करना चाहिए था, उन्होंने गुटबाजी में गंवाया। चाहे वो हरीश रावत प्रीतम सिंह के बीच में, किशोर उपाध्याय के बीच में रहा हो और हरक सिंह रावत के बीच में रहा हो, और वो सारा समय जो उन्होंने अपना रोड मैप प्रोजेक्ट करने के लिए बताना चाहिए था, उन्होंने आपसी गुटबाजी में गंवाया। अवसरवादियों को और दल बदल करने वालों को मतदाताओं ने बहुत बुरी तरह उनको दंडित किया है, और उनमें से एक शायद ये भी इशारा किया है हरक सिंह रावत की ओर भी। हालांकि हरक सिंह रावत स्वयं में, जैसे कि उनको बब्बर शेर कहते हैं, यहाँ के मजे हुए खिलाड़ी हैं। जब भी शेर शांत बैठता है तो ये सोच लीजिए कि किसी लंबी छलांग के मूड में है। अपने ही क्षेत्र में लगभग 7,000 वोट से वो चुनाव हार गए। क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता के मन में इतनी तारीफ होने के बाद भी, केंद्रीय नेताओं के बाद इतनी तारीफ होने के बाद में भी जनता ने उन्हें नकार दिया उन्हीं की जगह से? इसमें इसको नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप उदाहरण देखें तो जहां हरीश रावत स्वयं हारे, उनकी पुत्री जीती, और यशपाल आर्य स्वयं जीते और उनका पुत्र हारा, तो मतदाता बहुत जागरूक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो षड्यंत्र के भी शिकार हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, और अगर उनको ऐसा नहीं है कि पूरा जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा हो और वो 47 जीत के लाए हों और स्वयं हार जाएं, तो इसमें मुझे षड्यंत्र की भी बू नजर आती है, जिसका कि इस सिरे से बिल्कुल इसको साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए इसको। अगर अन्य चेहरों की बात की जाए, डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं, क्या लगता है आपको? 37 वर्षों से आप राजनीति को देखते भी आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उत्तर प्रदेश के जमाने से। क्या लगता है कि बीजेपी किस तरह के चेहरे को आगे हमेशा से करती आई है, और क्या उनका लक्ष्य रहता है? किस तरीके के वो व्यक्ति को लाना पसंद करते हैं जो जनता की सेवा की बात कर सके आगे? देखिए, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार या पलायन, इसकी मार तो झेल ही रही थी यहाँ की जनता, लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता की जो मार झेल रही थी, और स्थिरता लाने में जहां धामी कामयाब हुए हैं, तो इसके ऊपर कोई इतना बड़ा इनको विरोध नहीं होना चाहिए। और बाहरी को लाकर दोबारा अगर गुटबाजी पैदा होती है और झेलना अगर राज्य सरकार की जनता को है, तो उस पर विराम लगना जरूरी है। ये निर्णय पार्टी हाईकमान का होना चाहिए कि उन्होंने किसको आगे बैट्समैन के रूप में रखना है। राज्य का विकास हो, पटरी पर राज्य आए, और यहाँ दोबारा जो पर्यटन का राज्य है, धर्माटन का राज्य है, तीर्थाटन का राज्य है, वो स्थापित हो, उससे यहाँ का राजस्व बढ़े और बाकी प्रदेशों में भी या इसकी खूबसूरती दोबारा से चमके। रिसर्च कहती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है। आने वाला वक्त उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा संकेत लेकर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, कैसा चेहरा होना चाहिए जो पब्लिक को भी साथ लेके चल सके, इन मुद्दों को भी हटा सके, और जो क्राइसिस हैं जो आने वाली रिसर्च के अगर हिसाब से हम देखें, वो उनको भी संभाल सके? क्योंकि अभी खुद उत्तराखंड पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, इस देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं मनमोहन सिंह, और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री की भी कमान संभाली। तो शायद मुख्यमंत्री जिस तरह नारायण दत्त तिवारी थे, उस विजन का मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रोजेक्ट करती है, तो मुझे लगता है कि गाड़ी पटरी पर भी आएगी और राज्य की जनता को एक सुकून मिलेगा, और हर आदमी अपने को एक स्वावलंबी महसूस करेगा, और राज्य प्रगति के विकास और उस पर अग्रसर होगा। क्या लगता है, क्या क्या संभावनाएं इस प्रदेश में आपको नजर आती हैं? यहाँ अपार पर्यटन है, धर्माटन है, अगर उसी को व्यवस्थित कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्व के लिए इस प्रदेश की सरकार को अन्य किसी चीजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। जहां शराब नीति, आबकारी की बात करते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन जहां जो प्रदेश आज से नहीं, पिछले 7 दशकों से केवल धर्माटन, तीर्थाटन के नाम से राजस्व के लिए उसकी रीढ़ थी उत्तर प्रदेश के होते हुए भी, तो उसको कैसे हमने बिल्कुल भुला दिया। इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और उस सोच का मुख्यमंत्री, मुखिया हो इस प्रदेश का, जो इन बातों को ध्यान में रखकर यहाँ का विकास का खाका तैयार करे। एक बात जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे, बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल चरम पर है, आज भी है, पहले भी था। पलायन की बात करें तो जैसे कि पलायन के बारे में आपने भी जिक्र किया, पलायन का भी मुद्दा यहाँ पर बदस्तूर जारी है। इसके अलावा महंगाई, पेट्रोल, डीजल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी एक प्रचंड जीत किस ओर इशारा कर रही है? प्रचंड जीत, देखिए, ये इशारा करती है कि जो कांग्रेस ने अपने बहुत बड़ा समय जो संगठन को मजबूत करने में व्यतीत करना चाहिए था, उन्होंने गुटबाजी में गंवाया। चाहे वो हरीश रावत प्रीतम सिंह के बीच में, किशोर उपाध्याय के बीच में रहा हो और हरक सिंह रावत के बीच में रहा हो, और वो सारा समय जो उन्होंने अपना रोड मैप प्रोजेक्ट करने के लिए बताना चाहिए था, उन्होंने आपसी गुटबाजी में गंवाया, और इसका जनता ने उन्हें दंड दिया, और उस दंड को वो झेल रहे हैं, जिसको कि उन्होंने चुन चुन के उनके प्रत्याशियों को हरा के ये बताया कि पहले आप अपने घर के अंदर एकता करना सीखिए, तब आप
राज्य की कमान संभालने के लिए आगे आइए। हरक सिंह रावत का जिक्र आए और उनके बारे में बात ना हो, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको भी लगेगा कि जरूर पूछना चाहिए। क्या लगता है हरक सिंह रावत अपनी पुत्रवधू किस सीट हार गए? क्या कमियां रही होंगी? क्या उनका फैसला बीजेपी से कांग्रेस में आने का गलत साबित हुआ? बीजेपी से कांग्रेस में आने का और कांग्रेस से बीजेपी में जाने का जो फैसला था, ये आप दोनों को अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखेगा कि अवसरवादियों को और दल बदल करने वालों को मतदाताओं ने बहुत बुरी तरह उनको दंडित किया है। और उनमें से एक शायद ये भी इशारा किया है हरक सिंह रावत की ओर भी। हालांकि हरक सिंह रावत स्वयं में, जैसे कि उनको बब्बर शेर कहते हैं, यहाँ के मजे हुए खिलाड़ी हैं। जब भी शेर शांत बैठता है तो ये सोच लीजिए कि किसी लंबी छलांग के मूड में है। तो आने वाले समय में वो क्या करते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका जो जिस तरीके का उनका दायित्व होना चाहिए था उन्होंने बखूबी निभाया अपना। मेरा आज के लिए आखिरी सवाल, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और धामी, क्या लगता है क्या पसंद हो सकती हैं आलाकमान की? ये तो देखिए आलाकमान के मन में होगा जो पसंद होगी, लेकिन अगर राजनीतिक स्थिरता चाहते हैं तो किसी भी नए चेहरे के ऊपर दांव खेलने की बजाय पुराने चेहरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके सामने पूरा नक्शा है, रोड मैप है, उनके पास समय सारणी है, पूरी सारणी है विकास की। तो मुझे लगता है बेहतर ढंग से अगर ये उनकी बाजुएं बन के चले धन सिंह और सतपाल महाराज, तो ज्यादा बेहतर विकास हो पाएगा। सर, लेकिन एक सवाल मेरा और भी खड़ा हो गया इस बात से। प्रेम कुमार धूमल नाम, एक बड़ा नाम, जो अपना चुनाव हार गए थे लेकिन बीजेपी पावर में आई थी, बीजेपी उनको लेकर वापस नहीं आई, वो सत्ता से बाहर ही रहे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रेम धूमल जैसे बड़े नाम को दरकिनार कर दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को वापस ले आएंगे? आपका लॉजिक तो बहुत जायज है, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो अगर ममता दोबारा ना आती तो उनकी पार्टी ही बिखर जाती। तो यहां अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना संगठन और सरकार और विकास और प्रदेश की जनता की चिंता होगी तो शायद वो ऐसा कोई अप्रत्याशित निर्णय नहीं लेंगे जिससे कि पार्टी भी बिखरे और प्रदेशवासी दोबारा हताशा की दृष्टि से देखें। उत्तराखंड तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साफ शब्दों में नरेंद्र सेठी, जो 37 वर्षों से राजनीति को बड़े करीब से देखते आ रहे हैं, उनका पूरी तरह से विश्लेषण आपको हमने बताया। अब आगे आलाकमान क्या निर्णय लेता है, ये तो एक पिटारे में कैद है जिसके खुलने का समय अभी बाकी है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून से उत्तराखंड तक के लिए।